नमस्कार दोस्तों, एम्पोरिंग सोसाइटी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ मनोविज्ञान का वीडियो पार्ट 2। हेलो बच्चों, मैं प्रदीप कुमार रजौरिया, लेक्चरर साइकोलॉजी, आपको आज मनोविज्ञान का जो 11वीं क्लास की पाठ्य पुस्तक है NCERT की, उसकी विषय वस्तु के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और किन किन चीज़ों को पढ़ना है। कई अन्य स्रोतों से जानकारी ली गई है ताकि आपको ये किताब समझने में आसानी हो और पूरा आप टॉपिक को कर सकें। कुछ डायग्राम वगैरह का भी प्रयोग किया गया है, देखिए आप आगे चल के कि इसकी जो विषय वस्तु है उसको थोड़ा सा देखिए गौर से। इसमें जो है पहला है परिचय कि मनोविज्ञान क्या है। तो परिचय में मनोविज्ञान क्या है, एक विद्या शाखा के रूप में, मतलब मनोविज्ञान एक विद्या शाखा या स्ट्रीम क्या है। दूसरा है मनोविज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान के रूप में, एक नेचुरल साइंस के रूप में। तीसरा है मनोविज्ञान एक सामाजिक विज्ञान के रूप में। तो मनोविज्ञान क्या है, ये तीन एस्पेक्ट में, विद्या शाखा एक स्ट्रीम के रूप में, नेचुरल साइंस और सोशल साइंस के रूप में, ये तीन चीज़ें जो है मनोविज्ञान क्या है में क्लियर होती हैं। फिर दूसरा कंटेंट है मन और व्यवहार की समझ, यानी कि मनोविज्ञान किस प्रकार मन और व्यवहार की समझ को पैदा करता है और कैसे सिद्धांत बनाता है, इन सब चीज़ों पे चर्चा की गई है। फिर ये है कि मनोविज्ञान विद्या शाखा की प्रसिद्ध धारणाएं से मतलब ये बहुत सारे अप्रोचेज का इस्तेमाल किया गया है, उसमें बहुत सारे संप्रदाय का इस्तेमाल किया है, जैसे संरचनावाद है, प्रकार्यवाद है, गेस्टाल्टवाद है, मनोविश्लेषण है, मानवतावाद है, संज्ञानात्मक है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी है। इन सब चीज़ों का कैसे उपयोग होता है उनके बारे में बताया है। फिर उसमें एक कार्यरत मनोवैज्ञानिक, तो उसका हमने एक चार्ट बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। और आगे फिर चलते हैं इसमें कि इसको सरल भाषा में समझने के लिए। तो मोटे तौर पे देखिए, सबसे पहली बात, मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है। तो मनोविज्ञान का अर्थ है, मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के व्यवहार एवं मानसिक तथा दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। मतलब एक मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणी है, उनके बिहेवियर, उनका मेंटल प्रोसेस और उनका फिजिकल जो है प्रोसेस, इनकी स्टडी करता है। अब मनोविज्ञान शब्द का जो सबसे पहला प्रयोग जो है, ये जर्मन दार्शनिक रुडोल्फ गोकेल ने किया था। कहीं इनका नाम अदर गोल्जी काय भी कह देते हैं, लेकिन रुडोल्फ गोकेल सही है। अब ये जो मनोविज्ञान है, ये शब्द अंग्रेजी के साइकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। और अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के साइकोलॉजिया से हुई है। हालांकि अभी आगे और इसको देखेंगे। साइकोलॉजिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है 1506 में मार्को मारुलिक ने किया था अपनी पुस्तक में। साइकोलॉजिया शब्द दो शब्दों से बना है, साइकी और लॉजिया, इन दोनों के मिल से बना है। इसमें साइकी का मतलब है आत्मा और लॉजिया का मतलब है स्टडी, यानी कि आत्मा का अध्ययन करना। तो इस प्रकार साइकोलॉजी का शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है आत्मा का अध्ययन करना है। अब आगे चलते हैं। एक सरल परिभाषा के रूप में देखें, जो आपको इतनी बात तो याद होनी चाहिए, वो हमने इतनी डिटेल में बता दिया ताकि कम से कम छोटी बात याद रहे कि मनोविज्ञान का अर्थ, मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी क्या है। तो साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक मनोवैज्ञानिक रुडोल्फ गोयकल ने किया था। गोकेल या गोयकल जैसे भी आप बोल सकें। साइकोलॉजी शब्द यूनानी या ग्रीक शब्द से दो शब्दों से बना है, साइकी और लोगस, आत्मा और अध्ययन, आत्मा का अध्ययन। ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, अब ये कह सकते हैं, अतः साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ है आत्मा का अध्ययन। मनोविज्ञान का प्रारंभ जो है अरस्तु के समय से दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में स्थापित किया गया था, तथा विलियम वुंड के प्रयासों से यह मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से पृथक हो सकी, क्योंकि उन्होंने जो है लिपजिंग में
1879 में एक लैब खोली थी। अब देखते हैं मनोविज्ञान के अर्थ की अवस्था क्या है, कब आत्मा हुआ, कब मन हुआ, कब चेतना हुआ और कब व्यवहार आया। तो प्रथम अवस्था जो है मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। इसको मानने वाले लोग जो थे वो थे प्लेटो, अरस्तु आदि यूनानी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया और यह परिभाषा 16वीं शताब्दी तक चलती रही। फिर आता है दूसरा फेज। तो पहला हो गया आत्मा, दूसरा हुआ मन। द्वितीय अवस्था क्या है? मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ माइंड। तो 17वीं शताब्दी में इटली के मनोवैज्ञानिक पोम्पोनोजी ने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान माना। इसके समर्थक हैं जॉन लॉक, बर्कले आदि। तीसरी अवस्था है मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। साइकोलॉजी साइंस ऑफ कॉन्शसनेस है। तो 19वीं शताब्दी में विल्हेम वुंट, जिनको बताया था अभी, जो उन्होंने जो है लिपजिंग में एक लैब की स्थापना की थी, विल्हेम वुंट और टिचनर आदि मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना। चेतन अनुभव से संवेदन भाव एवं प्रतिमा द्वारा होती है। मतलब चेतन जो है कॉन्शसनेस जो है अनुभव में संवेदन भाव एवं प्रतिमा द्वारा होती है। इसको आगे और डिटेल से बताएंगे। आप फिर देखते हैं चतुर्थ अवस्था। चतुर्थ अवस्था है मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। कैसे है? साइकोलॉजी साइंस ऑफ बिहेवियर। कैसे है? 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। इसके प्रणेता जॉन ब्रॉड वॉटसन थे, जेबी वॉटसन भी कहते हैं इनको। इनके अन्य समर्थक हैं वुडवर्थ, स्किनर, मैकडूगल, थॉर्नडाइक आदि। मैकडूगल ने अपनी पुस्तक मनोविज्ञान की रूपरेखा में अंतिम रूप से मनोविज्ञान को व्यवहार का नियंत्रण करने वाले व्यवहार के रूप में बताया। अब आगे चलते, 4 स्टेज हो गए। इसको डायग्राम में देखिए। डायग्राम में कैसा क्या है कि मनोविज्ञान का विकास केवल 4 ब्लॉक से समझ सकते हैं आप। पहला ब्लॉक है एंशिएंट टाइम में आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान था। फिर मिडिवल टाइम में मन के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान हो गया। फिर मॉडर्न एरा में चेतना के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान हो गया। और इस समय समसामयिक रूप में, कंटेम्परेरी रूप में, ये व्यवहार के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान हो गया। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी कि जो ऊपर 4 चीजें पढ़ी हैं उनको चार रूप में दे सकते हैं। आत्मा के विज्ञान के रूप में, मन के विज्ञान के रूप में, और चेतना के विज्ञान के रूप में, और व्यवहार के विज्ञान के रूप में। यही 4 चरण हैं। अब आगे चलते हैं एक कि मनोविज्ञान का विकास आधुनिक समय में कैसे कैसे हुआ, उनकी कुछ रोचक घटनाएं हैं। उसमें 3-4 चीजें जो हैं आपको हम बता देते हैं। चार्ट बहुत बड़ा है, इसको जो है 2-4 बार समझेंगे तो आ जाएगा। हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हम आपको इसमें बताते हैं। तो पहली इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 1879 में विल्हेम वुंट ने लिपजिंग जर्मनी में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला को स्थापित किया। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है और इस चीज़ ने ही मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया। दूसरा है 1890 में विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी की स्थापना की। फिर तीसरा है 1895 में मनोविज्ञान को एक व्यवस्था के रूप में प्रकार्यवाद की स्थापना की। तो फंक्शनल की बात जो है, फंक्शनलिज्म की बात, प्रकार्यवाद की बात जो है विलियम जेम्स कहते हैं। प्रकार्यवाद क्या है कि जैसे प्रकार्यवाद की आपका ब्रेन फंक्शन कैसे करता है, इस चीज़ को समझना प्रकार्यवाद के अंतर्गत आता है। उसके बाद 19वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक आए। वो पेशे से चिकित्सक थे। उसके बाद उन्होंने जो है मनोविश्लेषणवाद या साइको एनालिसिस की थ्योरी दी और ये दुनिया भर में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। हालांकि इसकी आलोचना भी बहुत हुई, आगे आलोचना भी देखेंगे। 1904 में एक रूसी वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, उनको नोबेल प्राइज़ केवल इसलिए मिला, उन्होंने इस चीज़ पे अनुसंधान किया पाचन व्यवस्था में अनुक्रियाएं या रिस्पॉन्सेस कैसे होती हैं, और उससे उन्होंने सिद्धांत बनाए। ये इवान पावलोव बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पहला बुद्धि का परीक्षण जो है 1905 में बिने और साइमन ने किया।
इस चीज़ को भी पूछा जाता है कई बार। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात आई, कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का प्रथम जो विभाग खुला वो 1916 में खुला। 1920 के दशक में जर्मनी में गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का विकास होता है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान क्या है? कोई भी चीज़ को एज ए होल में समझना, समग्र रूप से समझना। इसमें वर्दाइमर, कोहलर और कोफका का प्रमुख रूप से नाम लिया जाता है। उसके बाद कई चीज़ें ऐसी हैं, जेबी वाटसन ने 1924 में व्यवहारवाद पर पुस्तक लिखी और इससे व्यवहारवाद की नींव पड़ी, वो हम आगे चर्चा आपसे कर चुके हैं। इस तरीके से आगे जो है कार्ल रोजर्स ने रोगी केंद्रित चिकित्सा यानी कि क्लाइंट सेंटर्ड चिकित्सा पर अपने प्रकाश डाला। ये मानवतावादी थे और इन्होंने 1951 में ये कार्य किया। एक आते हैं BF स्किनर, इनका भी काफ़ी नाम है मनोवैज्ञानिक के रूप में। इन्होंने ह्यूमन बिहेवियर पे पुस्तक लिखी और व्यवहारवाद को आगे बढ़ाया प्रमुख उपागम के रूप में। यानी कि अब आगे आते हैं मानववादी मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो। जितने भी मैनेजमेंट में आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं, वहाँ सब जगह जो है थ्योरी ऑफ मोटिवेशन पढ़ाई जाती है। तो उनकी जो किताब है 1954 में आई है, मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, और ये काफ़ी अच्छी किताब है। उन्होंने जो है आवश्यकता के 5 सोपान बताए हैं कि आदमी का मोटिवेशन का लेवल क्रमिक रूप से होता है। उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि अब्राहम मैस्लो ने मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी पुस्तक 1954 में लिखी थी। अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों में देखें, बाकी आप इसको देख लें, कोई विशेष प्रॉब्लम हो तो बताइए। इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है 1989 में नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी NAOP इंडिया की स्थापना की गई। ये पूछा जा सकता है। हर्बर्ट साइमन एक और है, 1978 में, ऊपर देखिए आप, इन्होंने निर्णयन में, डिसीजन मेकिंग में इनको नोबेल प्राइज मिला। तो क्योंकि नोबेल प्राइज जो है अन्य चीज़ों में नहीं मिलता है, मनोविज्ञान में नहीं मिलता है, तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत इनको जो है नोबेल प्राइज दिया गया था हर्बर्ट साइमन को। और इन्होंने निर्णयन पे बहुत अच्छा काम किया। मैनेजमेंट वगैरह में जो है इनका जो है काफ़ी डिटेल से पढ़ाया जाता है, लोक प्रशासन में काफ़ी डिटेल से पढ़ाया जाता है। हम लोग मनोविज्ञान में भी इसको पढ़ेंगे और ये औद्योगिक मनोविज्ञान का हिस्सा भी है। अब एक मोटे तौर पे एक चार्ट के रूप में देखिए कि मनोविज्ञान किन किन चीज़ों से संबंधित है, इसको आपको मालूम पड़ जाएगा। कि जैसे मनोविज्ञान जो है राजनीति शास्त्र से, राजनीतिक विज्ञान से है, कि जैसे जो है तमाम राजनेता चाहते हैं कि हम अपने वोटरों को आकर्षित कैसे करें, तो इस टाइप से जो है राजनीतिक विज्ञान में और भी कई एस्पेक्ट हैं, केवल मोटी बात बता रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक काम करते हैं। दर्शन शास्त्र में का भी मनोविज्ञान से संबंध है क्योंकि उसी की ही एक शाखा है। ये कंप्यूटर साइंस के से भी आता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये मनोविज्ञान के ही अंतर्गत है। हर्बर्ट साइमन के, जिनका बात हमने की थी निर्णयन के बारे में कि उनको नोबेल प्राइज मिला हुआ था, उन्होंने कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत अच्छा काम किया है। फिर मनोरोग विज्ञान जो है ये बड़ा, इसको जो है साइकेट्रिक कहते हैं, इसमें भी आता है। इवन देन वास्तुकला और इंजीनियरिंग में भी काम आता है। एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कलर साइकोलॉजी पे पूरी किताब ही लिखी है, उनका नाम है एल्फ्रेड एडलर। हालांकि अभी हमारे काम की नहीं है, लेकिन आप ये चीज़ जानिए कि वास्तुकला और इंजीनियरिंग में भी मनोविज्ञान का उपयोग भी आता है, मनोविज्ञान का भी उपयोग होता है। अब देखते हैं अर्थशास्त्र में भी मनोविज्ञान का उपयोग आता है। जैसे प्रचार में यूज आता है, ठंडा मतलब कोका कोला, जबकि ठंडी तो कौन होती है? बर्फ। तो अर्थशास्त्र में जो है कंज्यूमर साइकोलॉजी के अंतर्गत जो है किस तरीके से टेंटेटिव जो है बोर्ड्स बनाए जाएं, किस तरीके से लोगों को आकर्षित किया जाए, ये अर्थशास्त्र में जो है बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है मनोविज्ञान का। फिर संगीत और ललित कला में भी मनोविज्ञान का यूज होता है कि जैसे कोई आदमी बहुत ज़्यादा आक्रामक है, आप उसको मधुर संगीत सुनाएंगे तो आक्रामकता कम हो सकती है। विधि और अपराध शास्त्र में मनोविज्ञान का बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरत है और उस पर अनुसंधान भी होते हैं। आगरा में जो है
इस पे जो है काम होता है। अपराध शास्त्र की एक शाखा है, उसमें जो है काम होता है, पढ़ाई होती है अपराध मनोविज्ञान की। जनसंचार मीडिया में बहुत ज़्यादा मनोविज्ञान का उपयोग आता है कि आप इस चीज़ पे रिसर्च किया जाता है कि कौन सी चीज़ लोग ज़्यादा देखते हैं, कौन सी चीज़ कम देखते हैं, ये सब जनसंचार में आता है। कैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन करें, लोगों को अपनी बात कैसे समझाएं, लोगों को अपनी बात कैसे मनवाएं, लोगों की बात कैसे समझें, ये सब चीज़ें जो है मनोविज्ञान में आती हैं। समाजशास्त्र में आती हैं। समाजशास्त्र में मनोविज्ञान का बहुत ज़्यादा उपयोग है, क्योंकि समाज, व्यक्ति जो है सामाजिक प्राणी है, तो समाज में रहता है, तो समाज से इंटरेक्शन करता है, तो उनको कैसे हैंडल करें, ये सारी चीज़ें समाजशास्त्र बताता है। अब आते हैं कि मनोविज्ञान को एक सरल रूप में देखते हैं कि मनोविज्ञान को अगर एक परिभाषा कहें और सटीक कहें जो हम अपने दिमाग में रख सकें और हर किसी को बता सकें एक सरल परिभाषा के लिए है, तो वुडवर्ड की एक जो है अभी तक की सबसे सर्वमान्य परिभाषा है, जिसको बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। उस परिभाषा को देखिए कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा को त्यागा, इसके बाद अपने मन को त्यागा, तत्पश्चात अपनी चेतना को त्याग कर वर्तमान में व्यवहार को अपनाए हुए हैं। तो पीछे जो हमने 4 ब्लॉक चर्चित किए थे, एंशिएंट के, मिडवेल के और जो है मॉडर्न के, फिर कंटेम्प्रेरी के, उस चारों ब्लॉक में ये वुडवर्ड की डेफिनेशन बिल्कुल सटीक फिट होती है, इसलिए इसको याद रखें। कोई भी पूछे मनोविज्ञान के बारे में तो ये परिभाषा जरूर बताएं कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा को त्यागा, फिर मन को त्यागा, फिर चेतना को त्याग कर वर्तमान में ये व्यवहार को अपनाए हुए हैं। तो जैसे हमने बताया था, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1879 में विलियम वुंट द्वारा जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में खोली गई थी। भारत में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला 1915 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में शुरू हुई थी, ये हम आगे चर्चा कर चुके हैं। अब मनोविज्ञान के क्षेत्र मोटे मोटे तौर पे देखते हैं, फिर उनको क्लासिफाइड करेंगे कि मनोविज्ञान के क्षेत्र कौन से हैं। समाज मनोविज्ञान, व्यवहारिक मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान, व्यक्तित्व मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, कानूनी मनोविज्ञान, मिलिट्री मनोविज्ञान, गणितीय मनोविज्ञान, दैहिक या फिजिकल मनोविज्ञान, राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल मनोविज्ञान, सोशल मनोविज्ञान, आर्थिक यानी कि इकोनॉमिकल मनोविज्ञान, पर्यावरण एनवायरमेंटल मनोविज्ञान या एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, पशु मनोविज्ञान यानी कि पशुओं की जो है मनोविज्ञान। अब इसको क्लासिफाइड करके देखते हैं इसको किस किस तरीके से मनोविज्ञान के क्षेत्र को डिफाइन कर सकते हैं। तो मनोविज्ञान के 3 क्षेत्र, शैक्षिक क्षेत्र, शोध क्षेत्र और शोध क्षेत्र, एक मिनट, हाँ, शैक्षिक क्षेत्र, शोध क्षेत्र और उपयोगिता आधारित क्षेत्र में हम बांट सकते हैं। तो इनको देखते हैं कैसे कैसे बांटते हैं। जीवन अवधि विकासात्मक मनोविज्ञान, जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है, ये शैक्षिक क्षेत्र में यूज आता है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। मानव प्रयोग मनोविज्ञान यानी कि जो ह्यूमन पे जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो शैक्षिक क्षेत्र में आते हैं। पशु पे जो, एनिमल पे जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो शैक्षिक क्षेत्र में आता है। दैहिक यानी कि फिजिकल साइकोलॉजी, ये भी शैक्षिक क्षेत्र है। परिमाणात्मक क्वांटिटेटिव साइकोलॉजी, व्यक्तिक मनोविज्ञान पर्सनालिटी, सोशल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव साइकोलॉजी, असामान्य मनोविज्ञान एबनॉर्मल साइकोलॉजी, इतने 10 क्षेत्र जो है शैक्षिक क्षेत्र में है। फिर इन किन किन चीज़ों पे रिसर्च होती है उनको देखते हैं। जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी, नैदानिक मनोविज्ञान में शोध होता है। सामुदायिक कम्युनिटी साइकोलॉजी कि कम्युनिटी का बिहेवियर कैसा होता है, कम्युनिटी को किस तरीके से हम फैसिलिटेट करते हैं, इन सब चीज़ों को सामुदायिक मनोविज्ञान कहा जाता है। परामर्श मनोविज्ञान, बहुत सारे जो काउंसलर जो होते हैं, जो वो मनोवैज्ञानिक होते हैं, वो दूसरों को परामर्श देते हैं। स्कूल में साइकोलॉजी का काम आता है। स्कूल में भी काउंसलर होते हैं और वो परामर्श देते हैं छात्रों को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किन सब्जेक्ट को चुनना है, ये सब स्कूल के जो काउंसलर होते हैं उनको देते हैं। फिर औद्योगिक एवं संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में मनोविज्ञान का बहुत ज़्यादा उपयोग है।
वहाँ पे कॉग्निटिव प्रोसेस पे भी स्टडीज़ होती है। फिर एक डिफेंस साइकोलॉजी है। आजकल के जो युद्ध हैं वो केवल हथियार के युद्ध नहीं, मनोवैज्ञानिक युद्ध भी हो गए हैं। तो डिफेंस साइकोलॉजी में ये बहुत ही इमर्जिंग क्षेत्र है, उभरता हुआ क्षेत्र है। तो इन सब चीज़ों पे फोकस करते हैं। अब देखिए तीसरा क्षेत्र बचा है उपयोगिता आधारित क्षेत्र। उपयोगिता आधारित यानी कि पर्यावरणीय मनोविज्ञान। जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन चल रहा है तो उसमें कई तरीके के जो है मनोवैज्ञानिक चीज़ें भी नजर आएंगी कि जैसे पर्यावरण में जो है अभी आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि गंगा और यमुना, इनमें देखो केवल लॉकडाउन करने की वजह से जो है बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हैं, उनकी वजह से पानी अपने आप साफ हो रहा है, लोगों के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। तो अब आगे जो स्टडीज़ होंगी तो पर्यावरण पे होंगी कि देखिए पर्यावरण का कितना ज़्यादा असर पड़ता है आदमी के मन मस्तिष्क में, उसके स्वास्थ्य में। तो ये उपयोगिता आधारित हो गए। सुधारात्मक मनोविज्ञान, इसी तरीके का सुधारात्मक मनोविज्ञान आ जाएगा। ठीक है। फिर न्यायिक मनोविज्ञान जो जुडिशरी में किस तरीके से साइकोलॉजी यूज आती है, खेल कूद में कैसे आती है, पॉलिटिकल साइंस में कैसे आती है, और गृह मनोविज्ञान होम साइंस में साइकोलॉजी कैसे काम आती है। इस टाइप से कई चीज़ें जो है उपयुक्ता आधारित हो सकती हैं। तो ये चीज़ 3 कैटेगरी आप लोग समझ गए होंगे कि 3 कैटेगरी बनाई गई हैं इनको समझने के लिए। अब देखते हैं इसको चार्ट के तरीके से समझते हैं कि विभिन्न शाखाओं को मनोवैज्ञानिक जो है किस तरीके से योगदान देते हैं। इस चार्ट से आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि जैसे सबसे ज़्यादा जो है लोग जो है क्लिनिकल साइकोलॉजी में है, नैदानिक क्षेत्र में है, उसके बाद जो है प्रायोगिक क्षेत्र में है, फिर काउंसलिंग के क्षेत्र में है, शिक्षा के क्षेत्र में 6% है, और समाज के क्षेत्र में या व्यक्तिगत मनोविज्ञान के क्षेत्र में 6% या 6% है। स्कूल और डेवलपमेंट में 5% है, औद्योगिक में 5% है। यानी कि एक मोटे तौर पे आप जान लीजिए कि सबसे ज़्यादा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, नैदानिक मनोवैज्ञानिक होते हैं जो समस्याओं का निदान करते हैं। असमान जो है मनोविज्ञान के अंतर्गत जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं। इंडस्ट्री में अभी हैं 5% हैं, लेकिन फिर भी उनका काम बहुत अच्छा होता है। जितने भी एडवर्टीजमेंट वगैरह होते हैं और जितने भी लेबर की प्रॉब्लम्स आती हैं कि किस तरीके से कार्य के घंटे तय किए जाएं, टेलर, फ्यूल, मेयो, ये सब जो है औद्योगिक मनोवैज्ञानिक थे। अब आते हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो है इनको आप देखिए कि इस समय जो चल रहा है कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कितने पाए जाते हैं मनोविज्ञान के लोग, कितने हैं। 57% लोग तो जो है केवल एजुकेशन के क्षेत्र में है, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में है। स्कूलों में 6% है, गवर्नमेंट में 5% है, जबकि मिलिट्री रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जैसे जो सैन्य मनोविज्ञान है उसमें 5% लोग होते हैं। बिजनेस स्टडीज़ और काउंसलिंग में जो है 5% लोग हैं। प्राइवेट ग्रुप्स में जो है 7% लोग हैं। हॉस्पिटल, क्लिनिक्स और कम्युनिटी सेंटर में 15% लोग हैं। हॉस्पिटल में बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं। नाकों के जरिए जो है बहुत सारे सरकारी अस्पतालों में हर ज़िले में जो है एक जिले स्तर पे काउंसलर रखा गया है। तो इतनी सारी चीज़ें हमने आपको मनोविज्ञान के बारे में बताया, ये पहले चैप्टर से हैं। और एनसीईआरटी को समझने के लिए हमने कुछ चार्ट वगैरह का इस्तेमाल, विभिन्न सोर्सेस इस्तेमाल किया है ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि मनोविज्ञान कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसका स्पेन कितना बड़ा है और आगे कितना उपयोगी होगा। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी हैं जो हमने इसको आपको समझने के लिए दे दिए हैं। अब आप लोग इसमें क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए कि साइकोलॉजी की उत्पत्ति किससे हुई, मनोविज्ञान का जन्म किससे हुआ, यूनानी शब्द साइकी का अर्थ क्या है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा गया, ह्यूमर थ्योरी के प्रतिपादक कौन है, मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है। और देखिए कुछ मनोविज्ञान को इंपीरिकल साइंस का बनाने का श्रेय किसको है, मन शरीर समस्या के संदर्भ में समांतरवाद क्या है, किसने कहा मनोविज्ञान जीवित प्राणियों के व्यवहार का विधायक विज्ञान है। इस टाइप के सवाल हैं और इनके सबके आंसर्स जो हैं इसमें आपके दिए गए हैं। तो आप लोग जो है इसको पढ़िए और जो है कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं और हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9026899182 9026899182
90 26 89 91 82। थैंक यू। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, जिससे मैं और भी एजुकेशनल वीडियो आपके लिए लेकर आ सकूं। थैंक यू वेरी मच।